हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं हमारे सेशन को। आज हम 22 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा, वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। तब तक आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 22 जनवरी के करंट अफेयर का। शुरू करें। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? यहां पर बात की जा रही है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की। हांगकांग की एक एडवाइजरी फर्म है जो कि इस इंडेक्स को जारी करती है। यहां पर यह देखा जाता है कि एशिया का कौन सा देश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितनी अच्छी है, लेबर कितना इजीली मिल पा रहा है, कितना सस्ता है, और ऑल ओवर वहां की कंडीशन, मार्केट कितना अच्छा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। इन सभी अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को निकाला जाता है। 2026 में एशिया के 11 देशों को रैंक किया गया है और इसमें इंडिया को 6 रैंक पर रखा गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मामले में। तो 2026 का ये इंडेक्स है, अभी जारी किया गया। डजन सीरा और एसोसिएट्स, ये एक एडवाइजरी फर्म है जो कि इस इंडेक्स को जारी करती है। इंडेक्स में 11 एशियन कंट्रीज में इंडिया को 6 रैंक पर रखा गया है। उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं कि किस चीज का इंडेक्स है। तो सामान बनाने या मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बेहतर देश कौन सा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, इस आधार पर इंडेक्स निकाला जाता है। अब बात आती है कि इस इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन है। तो ऑब्वियस सी बात है, चाइना इस इंडेक्स में पहले नंबर पर है, क्योंकि चाइना जो है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफी अच्छा काम कर रहा है, उसकी पॉलिसीज काफी अच्छी है। तो इस इंडेक्स में चाइना को पहले स्थान पर रखा गया, मलेशिया को सेकंड नंबर पर, वियतनाम को तीसरे नंबर पर। इंडिया को रैंक किया गया है 6 रैंक पर इंडिया को रखा गया है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हांगकांग की एक एडवाइजरी फर्म है, डजन सीरा एंड एसोसिएट्स, इस इंडेक्स को जारी करती है। इस संस्था का हेडक्वार्टर भी हमको हांगकांग में ही देखने को मिलता है। तो 11 देशों की लिस्ट में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 6 है। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन खेलों से संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? पहली चीज तो यह कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। तो यह एक बैडमिंटन प्लेयर है। हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल बैडमिंटन से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। साइना नेहवाल को बैडमिंटन खेलों में इनकी उपलब्धियों के लिए 2016 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। साइना नेहवाल तो अब रिटायरमेंट ले चुकी है। वैसे 2 साल से इन्होंने इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है। फिजिकली फिट नहीं थी, है ना, घुटने में दर्द था या चोट थी, तो इसके कारण जून 2023 में इन्होंने आखिरी बार सिंगापुर ओपन खेला था। तो अब फाइनली 2026 में शुरुआत में ही इन्होंने बैडमिंटन खेलों से संन्यास की घोषणा की है। यह आती है हरियाणा के हिसार से, 1990 में इनका जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ओलंपिक मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल इंडिया के लिए लाने वाली पहली खिलाड़ी है ना, फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। लंदन ओलंपिक हुआ था 2012 में, लंदन में ओलंपिक, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने बैडमिंटन। और इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में दिल्ली में हुए थे, और इसके अलावा 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। इनकी उपलब्धियों के कारण काफी सारे अवार्ड सानिया नेहवाल को मिले हैं। तो सानिया नेहवाल, अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया था 2009 में सबसे पहली बार। फिर खेल रत्न अवार्ड इनको मिला 2010 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, इनको 2010 में दिया गया था। इसी साल इनको पद्मश्री भी दिया गया 2010 में, और फाइनली पद्म भूषण दिया गया साइना नेहवाल को 2016 में। तो याद रखिएगा, बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल, याद रहेगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैडमिंटन से संबंधित है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? स्टेटहुड डे मनाते हैं ये तीनों राज्य अपना 21 जनवरी को।
तो 3 राज्य हैं ये, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। आंसर हो जाएगा आंसर ए। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों को ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और तभी से यह हर साल अपना स्थापना दिवस तीनों ही राज्य मनाते हैं 21 जनवरी को। एक एक्ट लाया गया था 1971 में जिसका नाम था नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रिकॉग्नाइजेशन एक्ट। यह एक्ट 1971 में लाया गया। एक्ट के तहत ही 21 जनवरी 1972 को 3 नए राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। और इस साल 21 जनवरी को मतलब कल इन तीनों ने अपनी 54वीं जो स्टेटहुड डे है या फिर एनिवर्सरी है इसे सेलिब्रेट किया है। 54वां स्थापना दिवस है तीनों ही राज्यों का 2026 में। अच्छा, एक्ट के माध्यम से बने कैसे? तो देखिए, मणिपुर और त्रिपुरा की हम बात करते हैं ना, तो ये दोनों पहले यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन 1972 में एक्ट के माध्यम से जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रिकॉग्नाइजेशन एक्ट है इसके माध्यम से इन दोनों को ही पूर्ण राज्य बनाया गया था, स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। और इसके अलावा मेघालय जो कि पहले असम का पार्ट था, ये एक फैक्ट पूछा जा सकता है कि मेघालय पहले किस राज्य के अंतर्गत आता था, तो मेघालय पहले असम का पार्ट था। असम से अलग करके मेघालय को भी एक नया राज्य बनाया गया, तो 2 यूटी स्टेटहुड का दर्जा मिला और एक मेघालय नया राज्य बना। तो ये तीनों का ही स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी 1972 को। तो 21 जनवरी को हर साल आता है। बेसिक फैक्ट अगर हम तीनों राज्यों के देखें तो सबसे पहला त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, पूर्वोत्तर भारत का राज्य। ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर बंगाली, कोकबरोक भी बोली जाती है और इंग्लिश भी काफी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। एन इंद्र सेन रेड्डी यहां के गवर्नर हैं और सीएम के पद पर है मानिक साहा। सेकंड, मणिपुर, इंफाल कैपिटल है, अजय कुमार भल्ला यहां के गवर्नर हैं, एन बीरेन सिंह है सीएम के पद पर। और थर्ड है मेघालय, शिलोंग यहां की कैपिटल है, सीएच विजय शंकर यहां के गवर्नर के पद पर है और कोनराड संगमा यहां के सीएम के पद पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान जो कि मौसिम राम है ना, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब मौसिम राम मेघालय राज्य में। वैसे दोनों ही मेघालय राज्य में ही, चेरापूंजी भी और मौसिम राम भी। तो तीनों राज्यों का स्टेटहुड डे मनाया जाता है 21 जनवरी को। डन। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को। आप सभी के लिए कंप्लीट जीएस जीके का ई बुक कलेक्शन अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से आपको फाउंडेशन तैयार करने में भी मदद मिलेगी। ई बुक कलेक्शन है, आपको हर एग्जाम में ये आपकी मदद करेगा। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है वो आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, दोनों की दे दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अलग अलग लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए और अभी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर दीजिए, हमारी जो टीम है आपकी मदद कर देगी। ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, क्योंकि काफी सारी फ्री पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलती है। फॉर एग्जांपल डेली करंट अफेयर का पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, तो चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। तब तक आइए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य में अभ्यास दोस्ती के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? एक मरीन एक्सरसाइज से 3 देशों के मध्य में, भारत, श्रीलंका और मालदीव, है ना, अभ्यास दोस्ती, इसको नेवल एक्सरसाइज आप समझ सकते हैं। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य में इसका आयोजन हर साल किया जाता है। इस साल इसका 17th एडिशन का आयोजन किया गया है। कौन सा? 17th एडिशन। 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, आयोजन कहां हुआ है? तो आयोजन इस बार किया गया है मालदीव के माले में। तो तीनों देशों की जो कोस्ट गार्ड है ना, वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। उद्देश्य क्या है इसे आयोजित किए जाने का? एक तो इंफॉर्मेशन शेयर करना, तीनों देशों की कोस्ट गार्ड जो है, जो कि मरीन सिक्योरिटी के लिए काम करती है, वो मिलकर आपस में किसी भी इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ लड़ सके, पॉल्यूशन कंट्रोल समुद्र में कर सके, या ऐसे किसी भी अगर चुनौती आती है, कोई जॉइंट ऑपरेशन चलाना पड़े, तो ऐसे केस में आप आराम से मिलकर ये कोऑपरेशन के साथ कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ऑपरेशन कर पाए। तो इसीलिए इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है हर साल। एक्सरसाइज दोस्ती है, ये एक त्रिपक्षीय मैरीटाइम एक्सरसाइज आप इसको बोल सकते हैं।
तीनों देशों की कोस्ट गार्ड यहां पर पार्टिसिपेट करती है। इस बार ये 17वां एडिशन था। आयोजन कहां पर हुआ है? मालदीव के माले में। इंडिया में एक पॉलिसी है सागर पॉलिसी, इसी के तहत इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। आपको पता है जब ये शुरू की गई थी 1991 में, तब केवल इंडिया और मालदीव ही पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन आगे चलकर 2012 में श्रीलंका भी जुड़ता है और फिर 3 देशों के मध्य में यह आयोजित की जाने लगती है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और इसके अलावा दोनों देशों के जो कोस्ट गार्ड है मरीन सिक्योरिटी के लिए जो काम करते हैं, वो मिलकर इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सरसाइज दोस्ती। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक्सरसाइज दोस्ती में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो हमको पता होना चाहिए कि इंडिया, मालदीव और श्रीलंका शामिल है, तो कौन सा शामिल नहीं है, इजीली हम आंसर कर पाएंगे। 17th एडिशन 2026 में कहां हुआ है? तो मालदीव के माले में आयोजित किया गया। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने पलानी वैल्यू गुड्स के हिंदी एडिशन का विमोचन किया है। एक बुक है, यह पुस्तक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? सीपी राधाकृष्णन, है ना। तो इन्होंने पलानी वैल्यू गुड्स नाम की एक बुक है, इसका हिंदी एडिशन को लॉन्च किया है, विमोचन किया है। ये जो बुक है एक बहुत ही फेमस सर्जन के जीवन पर है, जिनका नाम है डॉक्टर सी पलानी वैल्यू। नाम से समझ में आ जाएगा, वैसे पलानी वैल्यू गुड्स बुक का नाम है और डॉक्टर सी पलानी वैल्यू के जीवन पर आधारित है, उनके संघर्षों पर आधारित ये बुक है, जिसका विमोचन किया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। पलानी वैल्यू गुड्स ये हिंदी एडिशन है, मूल जो प्रति है वो तमिल भाषा में, तो अब इसका हिंदी एडिशन लॉन्च किया गया है। डॉक्टर सी पलानी वैल्यू, इनके साहस, इनके जो एथिक्स हैं इनके जीवन में, सर्जरी में जो इनोवेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया है, उन सभी पर बेस्ड इस बुक को लिखा गया है। तो ऑल ओवर डॉक्टर पलानी वैल्यू के जीवन पर आधारित ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, मेन फोकस इन पर है, तो हम इनकी बात करते हैं। देखिए, एक बहुत ही फेमस सर्जन है डॉक्टर पलानी वैल्यू। इंडिया में इनको लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में इनके योगदान के लिए जाना जाता है। अगर हम यहां पर लेप्रोस्कोपिक की बात करें तो बिना चीरा लगाए, बिना, है ना, कोई भी जैसे स्टिचेस लिए, टाके लगाए बिना, मतलब कोई दूरबीन से ऑपरेशन करना, है ना, लेजर से ऑपरेशन करना, जिसमें ब्लड लॉस कम से कम हो या किसी प्रकार का दर्द, पेन कम से कम हो। तो ये जो प्रोसेस है ना, इनमें इन्होंने काफी इनोवेशन किए, काफी काम किया है, और इसके अलावा रोबोटिक सर्जरी को आगे बढ़ाने में भी इन्होंने काफी योगदान दिया है। जब रोबोटिक सर्जरी नहीं थी, जहां पर रोबोटिक मशीनों के माध्यम से ऑपरेशन किया जाता है, तब जब कुछ नहीं था, तब इन्होंने काफी सारे इनोवेशन किए, इसी के लिए इनको जाना जाता है। नेशनल लेवल पर वैसे कोई पद्म अवार्ड इनको नहीं मिला है, लेकिन काफी देशों के, अलग अलग देशों के इंटरनेशनल लेवल पर काफी अवार्ड डॉक्टर पलानी वैल्यू को दिए जा चुके हैं। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, और अब इनके जीवन पर आधारित हिंदी बुक, जिस बुक का नाम है पलानी वैल्यू गुड्स, इसका विमोचन किया है सीपी राधाकृष्णन ने, भारत के वाइस प्रेसिडेंट। डॉक्टर पलानी वैल्यू 1991 में यह कोयम्बटूर में साउथ इंडिया का पहला लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सेंटर इन्होंने स्थापित किया था, दक्षिण भारत का पहला, है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। आगे चलिए, साल का पहला उष्ण कटिबंधी चक्रवात नोकेन किस महासागर में आया है? तो साल का पहला उष्ण कटिबंधी चक्रवात एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये हमको देखने को मिला है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में फिलीपींस के तटों से ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए फिलीपींस के तटों से ये टकराया। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये एरिया है, फिलीपींस सी में यह बना वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, और फिलीपींस से ये टकराया, जिसके कारण फिलीपींस में काफी भारी बारिश हुई, काफी लैंडफॉल हुआ, काफी जो अलग अलग क्षेत्र है वहां से लोगों को रेस्क्यू भी करना पड़ा, इसके कारण जो बारिश हुई। तो फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये 2026 का, नोकेन जिसका नाम है, फिलीपींस के लुजोन आइलैंड से ये टकराया है। लुजोन आइलैंड पर फिलीपींस में एक वॉल्केनो भी है, मेयोन वॉल्केनो, ये फिलीपींस में, याद रखिएगा, क्योंकि काफी समय से इसमें वॉल्केनिक जो एक्टिविटीज है वो देखने को मिल रही, काफी समय से ज्वालामुखी गतिविधियां मेयोन वॉल्केनो में देखने को मिल रही है। तो फिलीपींस में ही ये वॉल्केनो है, और जिस आइलैंड पर है लुजोन आइलैंड, इसी से टकराया है फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन 2026 का नोकेन, है ना।
ट्रॉपिकल साइक्लोन जानते हैं ना, जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र के ऊपर बनते हैं, शक्तिशाली तूफान होते हैं। गर्म समुद्री पानी से नॉर्मली एनर्जी लेकर ये और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, भारी बारिश करवाते हैं, हवाएं तेज चलती है, तो इससे जन हानि काफी होती है, काफी लॉस होते हैं जिस भी देश से ऐसे साइक्लोन टकराते हैं। तो ये 2026 का पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन है, नोकेन। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बना और ये टकराया फिलीपींस से, ये भी एक फैक्ट याद रखना। 2025 में कुछ साइक्लोन हमने पढ़े थे जो कि बहुत ही फेमस थे। इसमें सबसे आखिरी में जो आया था ना साइक्लोन डिटवा, हमने मदद भी की थी, सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था श्रीलंका की मदद के लिए। तो ये याद रखिएगा, साइक्लोन डिटवा श्रीलंका से टकराया था इंडियन ओशन में, बंगाल की खाड़ी के तरफ से वो आया था। साइक्लोन मोथा आया था बे ऑफ बंगाल में, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आया हुआ है। हरिकेन मेलिसा देखने को मिला था 2025 में कैरिबियन सी में। हरिकेन एरिन अटलांटिक ओशन में आया था। टाइफून पोडुल ये साउथ चाइना सी में आया था। फिर टाइफून को में वेस्ट पैसिफिक ओशन में आया था। एक साइक्लोन रेमल आया था बे ऑफ बंगाल में। साइक्लोन आसना देखने को मिला था अरेबियन सी में, और साइक्लोन दाना देखने को मिला था बे ऑफ बंगाल में। तो ये अलग अलग साइक्लोन है जो कि 2025 में सुर्खियों में रहे, इनको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस रूट पर चलाई जा रही है? इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, इसे चलाया जा रहा है गुवाहाटी हावड़ा रूट पर। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, तो 22 जनवरी को ये से शुरू किया गया है, कमर्शियल ऑपरेशन इसका शुरू किया गया है आज, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का। तो कामाख्या गुवाहाटी असम से शुरू होकर हावड़ा रूट पर ये चलाई जा रही है। टोटल 972 किलोमीटर का रूट ये तय करेगी 14 घंटे के अंदर। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदा टाउन स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, यहां से इसका शुभारंभ किया है, इसको हरी झंडी दिखाई है। वैसे सबसे पहली बार ये तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। अगर हम वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत भारत में 2019 में की गई थी। वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी में सबसे पहली बार शुरू की गई थी इंडिया में। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, तो यहां से क्वेश्चन आता है। वंदे भारत ट्रेन 2019 में शुरू हुई, कहां से कहां तक चली थी पहली वंदे भारत ट्रेन? नई दिल्ली से वाराणसी। यहां पर बात हो रही है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की, इंडिया की पहली। तो यह चलाई जा रही है गुवाहाटी कामाख्या से हावड़ा तक, पश्चिम बंगाल। एक ओवरनाइट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, मैक्सिमम स्पीड इसकी 130 किलोमीटर पर आवर है। टेस्टिंग में ट्रायल में 0 से 180 किलोमीटर तक का ट्रायल हुआ है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड इसकी रखी जाएगी 130 किलोमीटर पर आवर। तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित सेम्मोजी इलक्कीय विरुधु पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी होगी? तमिल भाषा का वर्ड है, थोड़ा अलग सा लगेगा आपको, तो मैं आपको विरुधु अवार्ड बोलूंगा, समझ जाना इसी की बात हो रही है, एक बार पढ़ लो। पूरा नाम क्या है? सेम्मोजी इलक्की विरुधु अवार्ड। तमिलनाडु सरकार ने इस अवार्ड का अनाउंसमेंट किया है कि यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि हम अगले साल से साहित्य के क्षेत्र में यह अवार्ड देंगे। नेशनल लेवल का अवार्ड है, मतलब नेशनल लेवल पर किसी भी राज्य के किसी भी सिटीजन जो मूल निवासी है, कहीं का भी डोमिसाइल हो, जरूरी नहीं है कि वो तमिलनाडु का मूल निवासी होना चाहिए। नेशनल लेवल का अवार्ड है, इंडिया में कहीं के भी किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने इसकी पुरस्कार राशि रखी है 5 लाख रुपए। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सेम्मोजी इलक्की विरुधु अवार्ड तमिलनाडु सरकार ने इसे अनाउंस किया है। तमिलनाडु में अभी चेन्नई इंटरनेशनल बुक फेयर का आयोजन किया गया था, और यहीं पर तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने इस जो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये जो अवार्ड है, इसे अनाउंस किया है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज कि गैर हिंदी इंडियन लैंग्वेजेस की जो बुक है केवल उनको दिया जाएगा, मतलब हिंदी लैंग्वेज की बुक को नहीं दिया जाएगा। वही भाषा के तौर पर जो भेदभाव दक्षिण भारत में हमको देखने को मिलता है, ये वैसा ही है। तो हिंदी लैंग्वेज में ये अभी नहीं दिया जा रहा है। इन फ्यूचर लैंग्वेजेस बढ़ाई जा सकती है, तो मे भी हिंदी को ऐड करें या ना करें, अभी तो ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन नॉन हिंदी इंडियन लैंग्वेजेस में
जो उत्कृष्ट कृतियां हैं उनको सम्मानित करने के लिए यह अवार्ड दिया जाएगा। तो 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि इसके तहत दी जाने वाली है। 7 लैंग्वेजेस में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया भाषा ओडिशा की, बंगाली और मराठी शामिल है। तो इन 7 लैंग्वेजेस में यह अवार्ड दिया जाएगा। 5 लाख रुपए की कैश प्राइज मनी है। ओके, तो नेशनल लेवल का अवार्ड है। 7 लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है। इन फ्यूचर अगर लैंग्वेजेस जोड़ते हैं तो संभावना है कि कभी हिंदी को भी ऐड करें, पर अभी नहीं किया गया। आगे, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसे कहा जाता है एनडीआरएफ या फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हर साल ये अपना स्थापना दिवस मनाता है 19 जनवरी को। ये निकल चुका है, पर इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया एसएससी में काफी बार, तो आप याद रखिएगा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका काम क्या होता है? किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय में यह संस्था काम करती है एक अर्धसैनिक बल के रूप में। तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स एनडीआरएफ हर साल 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। एक एक्ट लाया गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसके तहत 2006 में बनाया गया एनडीआरएफ को। यह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत एक रेस्क्यू फोर्स के रूप में इसका गठन किया गया था। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह संस्था काम करती है। पूरे इंडिया में इसकी 12 बटालियन है एनडीआरएफ की। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इसका आदर्श वाक्य मोटो है। और इस बल में 13,000 से ज्यादा जो कर्मी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी है, वो यहां पर काम करते हैं। जो प्रशिक्षित है, पूरी तरह से ट्रेंड है। किसी भी तरीके की अगर कोई डिजास्टर की कंडीशन आती है तो उसमें ये अर्धसैनिक बल काम करता है। तो एनडीआरएफ, ठीक है ना, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। 19 जनवरी को इसका हर साल स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2006 में। लास्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अधिकतर स्टूडेंट को पता होगी, यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। क्योंकि कुंभलगढ़ का किला कहां है? राजस्थान। चाइना की जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ के जो किला है ना, उसकी है। ऑलमोस्ट 34 के आसपास है, मुझे एक रफ डेटा याद है। तो 32 या 34 के आसपास किलोमीटर में, 34 किलोमीटर मोटे तौर पर ले लेते हैं। तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की दीवार का पूरा साइज है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में, है ना। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी वहीं पर देखने को मिलता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, दीवार का मुझे डेटा मिस हो रहा है, तो एक आपको बाद में कभी मैं बता दूंगा, पर लगभग 34 किलोमीटर की वो दीवार है। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है इससे, तो वहीं पर सेंचुरी भी देखने को मिलती है। अब सेंचुरी के आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया है ना, उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन हमारा कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से है, तो ये कहां पर है? भारत के राजस्थान राज्य में, ठीक है। अब देखिए, इको सेंसिटिव जोन जो घोषित किया गया है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा घोषित किया गया। मिनिस्टर कौन है? अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, तो ये है भूपेंद्र यादव वर्तमान में। तो इसी मिनिस्ट्री के द्वारा ये इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है, ताकि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो आसपास का क्षेत्र है, वहां पर बायोडायवर्सिटी जो कंजर्वेशन है या फिर जो सुरक्षित किया जाना है, प्रोटेक्ट किया जाना है, उसको मजबूत किया जा सके और एक रिस्पॉन्सिबल इकोसिस्टम बनाया जा सके, ताकि इस क्षेत्र में अगर कोई खनन होता है, कोई अवैध निर्माण होता है, कोई अगर जंगल को काट रहा है, तो इन सभी पर बहुत ही स्ट्रांगली रोक लगाई जा सके। तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया, राजस्थान में है ये एक। वैसे इको सेंसिटिव जोन आपको समझ में आ गया क्या होता है ना। ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, पूरी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है, ताकि सेंचुरी के एरिया को कोई भी नुकसान ना हो। और इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। यह भी एक फैक्ट अच्छा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1971 में ये बनी थी। राजस्थान में राजसमंद, पाली, उदयपुर, इनके एक एरियाज में अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है। अप्रोक्सीमेटली 610 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसका देखने को मिलता है ना। 578 से 610
स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और अरावली रेंज का हिस्सा है, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग भी अरावली की पहाड़ियों पर है और एक शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र यहां पर पाए जाते हैं। तो यह है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। डन हो जाता है यहां पर 22 जनवरी के सभी करंट अफेयर हमारे इजीली हमने डिस्कस किए सारे फैक्ट के साथ। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं, कल के करंट अफेयर को। 11वें अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी अवार्ड किसे दिया गया? तो यह इलैया राजा को दिया गया है। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक जिसे रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स कहा जाता है, 2026 में इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया को 16th रैंक पर रखा गया है, 16वीं रैंक पर। प्रधानमंत्री ने किस राज्य के बोडो कम्युनिटी की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े बागुरुम्बा दहो 2026 कार्यक्रम में भाग लिया? तो यह कहां का है? भारत के असम राज्य का। दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। काजीरंगा उन्नत वन्यजीव गलियारा परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? तो काजीरंगा भारत के असम राज्य में। ठीक है, नई दिल्ली असम। आगे आते हैं। खतरनाक रासायनिक पदार्थ रिस्पॉन्स ड्रिल का आयोजन भारत और जापान के बीच में कहां किया गया? तो यह किया गया मुंबई में। 86 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन वर्ष 2026 में कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? लखनऊ में। चर्चा में रही बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो इसे शुरू किया जा रहा है बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश का होप द्वीप किस वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है? तो यह कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। और स्कोच अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स को। सी डॉट आंसर। डन, सारे क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। ग्रीनलैंड पार्ट है डेनमार्क का, है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, पर यह डेनमार्क के अधीन है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। और माउंट एकांकागुआ की हाइट मीटर में नॉर्मली पूछी जाती है, तो 6961 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। 2025 यूएस ओपन के मैन सिंगल का खिताब किसने जीता? 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया? और सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, रेमन मैग्सेसे एक से ज्यादा को मिला होगा, तो कैसे आंसर करोगे? ठीक है, आंसर कर देना जो भी है, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।